नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एसआईपी के जरिए बॉन्ड मार्केट में एंट्री काफी आसान हो गई है क्योंकि आरबीआई की इजाजत से अब रिटेल निवेशक सीधे सरकारी बॉन्ड्स और टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स में निवेश कर सकते हैं। तो निवेश के लिहाज से काफी सुरक्षित माने जाने वाले बॉन्ड मार्केट क्या एफडी का नया विकल्प बन पाएंगे और क्या बेहतर रिटर्न के साथ साथ सरकारी गारंटी होने से बॉन्ड मार्केट बनेगा नया निवेश का हॉटस्पॉट। साथ ही बताएंगे बॉन्ड मार्केट में रिस्क और रिटर्न का गुणागणित भी। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हैं। स्वागत करते हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर का। दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं आज के इस शो में। सबसे पहले जरा समझना चाहेंगे आरबीआई ने कहा क्या है और इजाजत किस बात की दी है। एसआईपी तो हम सबको मालूम है एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का और अब तो 28,000 करोड़ के पार भी ये मामला पहुंच चुका है एसआईपी से जरिए निवेश करने का। पर ये जो ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड में एसआईपी की जो एक रोचक पहल हम इसको कह सकते हैं जो आरबीआई ने शुरू की, हेमंत जी क्या है ये? देखिए स्वाति, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से अगर 2021 से देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की काफ़ी ये अटेम्प्ट रही है कि किसी तरीके से रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बढ़ना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने 2021 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अलाउ किया था इन्वेस्टर्स को, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए। और उनको ये फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने एक पोर्टल भी खोला था, रिटेल डायरेक्ट पोर्टल, जहाँ पे निवेशक जो है वो डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं और सेकेंडरी मार्केट में खरीद या बेच सकते हैं। उसी श्रृंखला में मैं कहूँगा ये आरबीआई का अगला कदम है कि इन्होंने अब अलाउ किया है कि जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्नमेंट जो है प्रोमिसरी नोट की तरह इशू करती है, उसमें भी रिटेल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो उसी पोर्टल के द्वारा वो पार्टिसिपेट कर सके। तो कहीं ना कहीं कोशिश है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को ऐसी ऑप्शन दी जाए जो बिल्कुल सेफ हो, सिक्योर हो और जहाँ पे शॉर्ट टर्म में रिटर्न थोड़े अच्छे मिल सके। और कोशिश यही है कि किसी तरीके से रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है जो इन सिक्योरिटीज में बढ़ना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि जो ट्रेजरी बिल्स जो है बेसिकली वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जीरो कूपन सिक्योरिटीज हैं। यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है स्वाति। यहाँ पे बेसिकली आप डिस्काउंट में खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपए की फेस वैल्यू है और उसको आप 98 में खरीदते हैं तो 2 रुपये जो आपको मिलता है आपकी यील्ड या आपका प्रॉफिट है। और ये बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जिनमें ड्यूरेशन जो है वो 14 दिन, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज है। तो कोशिश आरबीआई ने ये की है कि ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है जो रिटेल इन्वेस्टर और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए मदद कर सकते हैं कि उनको एक ऐसी ऑप्शन मिले जो सेफ और सिक्योर हो और जो शॉर्ट टर्म ऑप्शन हो, वो कोशिश यहाँ पे आरबीआई ने की है। आरबीआई की कोशिश है कि बॉन्ड मार्केट में भी पार्टिसिपेशन बढ़े, वो भी एसआईपी के जरिए, क्योंकि जैसा हमने बताया एसआईपी वैसे भी काफ़ी लोकप्रिय माध्यम है इन्वेस्टमेंट करने का, तो इसको बॉन्ड मार्केट में लाने की कोशिश पूरी तरीके से की गई है। पर क्या खास हो सकता है विश्वजीत जी? ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू एसआईपीज। अब ये ट्रेजरी बिल्स में एसआईपी करने से उनका क्या फ़ायदा होगा? देखिए स्वाति जी, एसआईपी अगर हम जैसे म्यूचुअल फंड्स में जानते हैं वो एक कंपाउंडिंग का एडवांटेज देता है, मार्केट टाइमिंग से बचने का एक तरीका है, वॉलेटिलिटी से बचने का एक तरीका है। तो यहाँ बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट है। ये ट्रेजरी बिल्स है, आरबीआई रिलीज कर रहा है तो गवर्नमेंट की पूरी सिक्योरिटी है। यहाँ पे सेफ्टी, हाईएस्ट सेफ्टी है जो मैं कह सकता हूँ। इससे ज्यादा सेफ्टी नहीं मिल सकती क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है इसके ऊपर। और दूसरा, अगर यहाँ पे एसआईपी का एक सिस्टमैटिक वे में अगर कोई चाहता है कि उसको हर समय लिक्विडिटी चाहिए और वो बैंक से भी ज्यादा की सेफ्टी चाहता है, तो ये ट्रेजरी बिल्स उसके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकता है। कि यहाँ पे जैसे अभी हेमंत जी ने बताया कि 3 ऑप्शंस है, 191 डेज, 364 डेज, और ऐसे 3 ऑप्शंस का जो जिस तरीके से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर हफ्ते ये ऑप्शंस खुलते हैं, वेडनेसडे को ज्यादातर यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। तो आप एसआईपी करें, और अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो जैसे 91 डेज का टेन्योर पूरा होता है तो ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा विद जो भी डिस्काउंट करके जो फेस वैल्यू है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो लिक्विडिटी भी बन जाती है, लैडरिंग अप्रोच कहते हैं इसको, बट कंपाउंडिंग नहीं हो रही है। तो लॉन्ग टर्म में अगर जो एसआईपी का हम म्यूचुअल फंड्स में जानते हैं वो कंपाउंडिंग है एक वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो यहाँ पे नहीं है। बट लिक्विडिटी का लाभ यहाँ मिल सकता है और हाईएस्ट सेफ्टी जो ट्रेजरी बिल्स प्रोवाइड करते हैं वो लाभ यहाँ पे आप ले सकते हैं।
अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हेमंत जी वो ये भी उठता है कि जब हम फिक्स्ड इनकम या गारंटीड रिटर्न की बात करते हैं, जो एक फिक्स्ड आपको ब्याज के रूप में रिटर्न मिलता है, एफडी बेहतर या फिर आप बॉन्ड में जब एसआईपी करने का मौका आपको मिलेगा तो वहां पर आप बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए दोनों ऑप्शंस एक इन्वेस्टर के लिए सही साबित हो सकते हैं? नहीं, देखिए स्वाति, हम क्योंकि ट्रेजरी बिल्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो उनका जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 364 डेज है। तो बेसिकली हम उस पैसे की बात कर रहे हैं जो बहुत ही शॉर्ट टर्म का पैसा है, जो अमूमन मेरे हिसाब से या तो सेविंग बैंक में पड़ा रहता है या फिर आप बहुत शॉर्ट टर्म की जो एफडीज करते हैं वहां पे जो पैसा है वही पैसा ट्रेजरी बिल्स में आ सकता है, क्योंकि उनकी जो मैक्सिमम टेन्योर है जैसा मैंने कहा वो 364 डेज है। अब ऐसा है कि अगर मैं करंटली देखूं तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो शॉर्ट टर्म की जैसे है 191 डेज और 182 डेज में मे बी आपको ट्रेजरी बिल में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। एक साल में मुझे लगता है अभी भी फिक्स डिपॉजिट जो है वो बेटर रिटर्न दे सकते हैं आपको। तो क्लियरली अगर आपको देखना है इसको तो मेरे हिसाब से सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे एक इशू है लिक्विडिटी का स्वाति। देखिए क्या होता है, इसका फिक्स टेन्योर है 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज की अगर हम बात करें, मैं स्लाइटली विद इन 1 ईयर थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर पीरियड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप बहुत श्योर नहीं है आपके ड्यूरेशन के लिए कितने समय तक आप पैसा रख सकते हैं, और अगर आपको बीच में पैसा चाहिए तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी एक इशू हो सकती है, जो एफडी में आपके पास नहीं है। आप कभी भी चाहे बैंक में जाके अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो एक लिक्विडिटी का डेफिनेटली इशू हो सकता है अगर आपको आपका जो टेन्योर है जो आपने ट्रेजरी बिल खरीदा है उससे पहले अगर पैसा चाहिए। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है, ये बात सही है, जैसे मैंने पहले शुरुआत से भी कहा कि आरबीआई की अच्छा कदम है कि वो चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर और इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें। बट मेरे हिसाब से क्योंकि हम 1 साल तक के ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो अभी भी ओवरऑल मुझे लगता है लिक्विड फंड जो है म्यूचुअल फंड के वो एक बेटर ऑप्शन है। देखिए वहां तो ना लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं वहां पे तो उसमें भी अगर आप देखें तो सेफ्टी का कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, हाई क्वालिटी पेपर वहां पे है। रिटर्न भी मुझे लगता है वहां पे इनफैक्ट आपको एफडी और ट्रेजरी बिल दोनों से बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं अगर आप 6 महीने से 1 साल के लिए देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि कदम अच्छा है। बट अभी भी मुझे लगता है लिक्विड फंड जैसा मैंने कहा एक बेटर ऑप्शन हो सकती है निवेशकों के लिए। और क्या इस पहल से या फिर ये जो नई इजाज़त दी गई है आरबीआई की तरफ से, विश्वजीत जी, हम देखेंगे कि जो आरबीआई ने जो रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया 2021 में जिसकी बात हेमंत जी भी कह रहे थे, उसमें पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि एसआईपी काफ़ी ज़्यादा चर्चित तरीका है ही इन्वेस्टमेंट का। अब जैसा हमने नंबर्स देखे कि नंबर जो रजिस्ट्रेशंस तो हैं पिछले 2 साल में डबल अप हुई हैं, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन नहीं आया। तो शायद आरबीआई को यही लगा होगा यही तरीका बेहतर हो लोगों में ज़्यादा आकर्षण जगाने का। बिल्कुल स्वाति जी, अगर हम अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है ट्रेजरी बिल्स के बारे में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में। तो मेरे ख्याल में रिटेल निवेशक जो है इतनी इतनी अच्छे से तरीके से नहीं समझता है। और जो बड़े निवेशक है, कुछ लोग जिनको बिल्कुल सेफ्टी चाहिए, हाईएस्ट सेफ्टी चाहिए, क्योंकि बैंक में भी 5 लाख रुपए तक की सेफ्टी है। यहाँ पे अगर आप 1 करोड़ रुपए भी लगते हैं तो वो पूरा 100% सेफ है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में भी रिटर्न्स बेशक अच्छे हैं लेकिन वहां गारंटीड रिटर्न नहीं है। तो बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिनको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, गारंटीड चाहिए, तो उनके लिए ये विकल्प तो सोचा जा सकता है। अवेयरनेस की कमी है, मुझे लगता है धीरे धीरे लोग यहाँ पर आएंगे। और जैसा हेमंत जी ने बोला, जो लिक्विडिटी इशू है, अगर वो भी रिजॉल्व हो जाता है कि बीच में अगर किसी को पैसा चाहिए तो वो निकाल सके और उसको उतना हिट ना मिले, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का खेल शुरू हो जाता है कि अगर डिमांड नहीं है तो हो सकता है प्रिंसिपल से भी कम पैसा आपको मिले। तो ये थोड़े से जब इश्यूज अगर एड्रेस हो जाए तो डिमांड तो बढ़ी है। मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म में काफी लोगों का जो एंट्रेंस है, रजिस्ट्रेशन नंबर्स है, वो बढ़े हैं, बट अभी उस लेवल पे नहीं बढ़े हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो लोग बिल्कुल हाईएस्ट सेफ्टी ढूंढ रहे हैं, जैसे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो डिफॉल्ट कर गए, या बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो ज्यादा रिटर्न तो दे रहे हैं बट वो सेफ्टी नहीं दे रहे, तो वो बहुत सारे निवेशक यहाँ पे आ सकते हैं। और कुछ ऐसे निवेशक जिनका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो भी पैसा यहाँ पे मूव हो सकता है। अगर टेन्योर उनका फिक्स है कि 91 डेज के बाद ही चाहिए, तो ये पैसा यहाँ पे आ सकता है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट सेफ्टी है। तो अभी अवेयरनेस की कमी है, धीरे धीरे शायद ये वर्ड स्प्रेड होगा, जैसे आज भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उसके बाद
ये एक पॉपुलर विकल्प बन सकता है। बट यहाँ पे आप हाईएस्ट सेफ्टी के लिए आ रहे हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें तो हेमंत जी ने बिल्कुल ठीक कहा, तो आप लिक्विड फंड में जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे, या फिर कई कई बार बैंक एफडी भी आपको बेटर विकल्प देते हैं। तो जब आप बैंक एफडी ऐसी रिटर्न चाहते हैं तो आप दोनों को कंपेयर करें कि ट्रेजरी बिल्स में क्या मिल रहा है और या बैंक एफडी में क्या मिल रहा है, तो शायद कुछ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाए और सेफ्टी तो है ही। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी जैसे जैसे आरबीआई ने कदम उठाए हैं, क्योंकि सेफ्टी वाइज ये अभी भी बेस्ट विकल्प है, इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं। आइए अब हमारे साथ दर्शक भी फोन लाइन पर शो में शामिल हो चुके हैं। स्वागत करते हैं अनमोल जी का। अनमोल जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। आपने हमें सवाल भेजा अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप अराउंड 30,000 के एसआईपी अभी कर रहे हैं। कब से चल रही है आपकी सर ये एसआईपी और क्या टारगेट सेट किए हैं आपने? मैंने 20 करोड़ का सेट किया है, 20 करोड़ का। और पर्पस? और वो मैम वेल्थ बिल्डिंग है मैम। ओके, वेल्थ क्रिएशन पर्पस से किया है आपने 22। मतलब कोई और वेल्थ क्रिएशन किस लिए, रिटायरमेंट के लिए या फिर शायद मे बी बच्चों की पढ़ाई शादी के लिए, ऐसा कोई और गोल आपने जो अटैच किया वेल्थ क्रिएशन? सॉरी, क्या बोला आपने? रिटायरमेंट के लिए मैम। ओके, रिटायरमेंट के लिए है। हेमंत जी, रिटायरमेंट के लिए इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की है, कुछ लमसम इनका इन्वेस्टमेंट है, कुछ एसआईपीज चल रही हैं। कैसे फंड्स लग रहे हैं सर आपको? और जो उन्होंने 22 इयर्स का अपना निवेश का टारगेट रखा है 20 करोड़ के कॉर्पस का, अचीवेबल है? स्वाति, पहले टारगेट से शुरू करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये टारगेट जो है काफी एग्रेसिव है। ये बात सही है कि एसआईपी के द्वारा आप अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो बड़े से बड़ा कॉर्पस आप अचीव कर पाओगे, लेकिन उसके लिए उतना एक 12% का रिटर्न अगर आप मान के चलें तो आपको ये भी देखना होगा कि कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जैसा आपने बताया कि इनकी जो अभी एसआईपी है वो करीब करीब 30,000 की एसआईपी है जो उन्होंने कुछ समय पहले शुरू की है। उसके अलावा भी इनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है। एनपीएस में 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, और एक हाइब्रिड फंड के अंदर उनका कुछ 10 लाख का कॉर्पस बना हुआ है, और साथ में एक टैक्स सेवर भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और एचडीएफसी डिफेंस फंड भी है। तो ये कुल मिला के जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं और 20 साल तक अगर ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो 6 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जितना पैसा इनको बनाने की जरूरत है और जितना वो बना पाएंगे इस करंट इन्वेस्टमेंट लेवल से, उसमें काफी बड़ा गैप है। तो जाहिर सी बात है, मेरे हिसाब से ये टारगेट जो है इस समय पे मुझे रियलिस्टिक नहीं लगता। तो इनको उसको डेफिनेटली रीलुक करने की जरूरत है, उसको थोड़ा सा नीचे करें, कम करें, ताकि वो एक अचीवेबल टारगेट बन जाए, और देखें प्लान करके कि कितना पैसा वो अपनी एसआईपी में बढ़ा सकते हैं। तो जहां तक लक्ष्य का सवाल है, जैसे मैंने कहा, काफी बड़ा गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा अगर मैं फंड्स की बात करूं, जैसा आपने कहा कि ये जो फंड्स अभी इन्होंने जो 30,000 की एसआईपी शुरू की है, वो सारे के सारे फंड्स अच्छे हैं दोनों तरीके से। चाहे मैं उसको कैटेगरी के हिसाब से देखूं, चाहे मैं उनको क्वालिटी ऑफ फंड्स देखूं, तो दोनों तरीके से जो फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में बिल्कुल सही है। 2-3 चीजें करनी है। इन्होंने कहा कि इनको एसडब्ल्यूपी करनी है उस हाइब्रिड फंड से। अगर वो एसडब्ल्यूपी करनी है रिटायरमेंट के बाद तो बहुत लंबा समय है, 20 साल का समय है, तो फिर हाइब्रिड फंड में मुझे लगता नहीं कि उनको रहना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इनके पास जो एग्जिस्टिंग फंड्स है वो काफी अच्छे हैं। ये पैसा अगर वहां पे वो रीएलोकेट करें तो इनके लिए बेहतर होगा। जहां तक एएलएसएस का सवाल है, डीएसपी टैक्स सेवर का सवाल है, अगर वो नए रिजीम में है और उनको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आपको ये देखना कि पिछले कुछ समय मुझे अच्छा रिटर्न मिला, मुझे नहीं लगता वो लॉजिकल होगा कि अपने पैसे को आप लॉक करें और एएलएसएस में इन्वेस्ट करें। वो पैसा भी आप जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनमें आप डाल सकते हैं। और जो डिफेंस फंड है, ऑब्वियसली डिफेंस फंड ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, बट हमने ये भी देखा है कि बीइंग ए सेक्टर फंड इसमें काफी वॉलेटिलिटी भी होती है। तो कहीं ना कहीं उनको उस चीज का ध्यान रखना है अगर वो उसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि फंड्स में ओवरऑल मुझे लगता है कुछ बदलाव करना है, थोड़ा सा रीअलोकेशन करना होगा कि हाइब्रिड से आप इक्विटी में जाए, और कुछ चेंजेस जो मैंने इनको बताया। बट डेफिनेटली इनका जो टारगेट है उसको दोबारा से इनको देखने की जरूरत है ताकि वो रियलिस्टिक बने। तो थोड़ा सा रिविजिट आपको करना है आपके इस इन्वेस्टमेंट को, पर डेफिनेटली अचीव आप कर सकते हैं थोड़े बदलाव के साथ। अनमोल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले दर्शक हमारे साथ है सौरभ जी, उनसे भी बात करते हैं। स्वागत करते हैं सर। आपने सवाल भेजा, आप 20 साल में 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं, किस टारगेट के लिए सर? मैम एनीवेयर अराउंड 5 to 7 करोड़।
5 to 7 करोड़। कोई क्या लक्ष्य बनाया है आपने इसके लिए? 20 ईयर्स का मैम। 20 इयर्स का। अभी आप 27 साल के हैं शायद, तो जी मैम। क्या कुछ रिटायरमेंट प्लानिंग का आपका इरादा है इससे? नहीं मैम, अभी तो नहीं। लेकिन ये जो आप 5 करोड़ इकट्ठा करना चाह रहे हैं, किस पर्पस के लिए इकट्ठा करना चाह रहे हैं? बिकॉज ये आसान रहेगा हमारे एक्सपर्ट के लिए आपके रोड मैप को मैम प्लान बेसिक करने के लिए। नेसेसिटीज लाइक मतलब एक होम हो एंड ऑल इन ऑल फ्यूचर में फैमिली की नीड। ठीक है, तो आपके जो ज़रूरी जो टारगेट्स हैं घर के और बाकी खर्चों को, उसको आप इस 5 करोड़ से पूरा करना चाह रहे हैं। ओके विश्वजीत जी, आपके पास आते हैं। इनका आप पोर्टफोलियो देखिए, 2 फ्लेक्सी कैप इन्होंने ले रखा है, 2 इनके पास थीमेटिक फंड्स भी हैं, 1 मिड कैप फंड है। ये पोर्टफोलियो जो कॉम्पोजिशन है ये कैसा लग रहा है आपको? ऑलरेडी 41,000 के SIP है इसमें इनकी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अच्छी बात सौरभ जी की है, स्वाति जी, इन्होंने राइट एज पे अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दी है और एक अच्छी खासी अमाउंट जो है एसआईपी में ये निवेश कर रहे हैं। और जो टाइम होराइजन है वो भी इन्होंने काफी अच्छा रखा है, हालांकि वो रिटायरमेंट के लिए नहीं है, बाकी और गोल्स को अचीव करने के लिए। तो एक बड़ा कॉर्पस का इन्होंने प्लान करा हुआ है 5 करोड़ से 7 करोड़ के करीब। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो अरिथमेटिक है वो बहुत अच्छा है, जो सोच है वो बहुत अच्छी है। अब अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। मेरे ख्याल में सबसे पहले एक कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिसमें कि अगर आप देखें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो, बाकी आप फिर आगे चल के थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बेसिक तो आपका सही कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। तो सौरभ जी, मेरी सुझाव आपको यही रहेगा, आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है तो उनमें ओवरलैप भी है, तो आप कोशिश करें HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की जगह आप या तो एक लार्ज कैप फंड ले लें, ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड ले लें, या फिर HDFC का ही फोकस्ड फंड ले लें। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा हो जाएगा और एक फ्लेक्सी कैप फंड आपके पास ऑलरेडी है ही। उसके अलावा आपके पास जो 2 थीमेटिक और एक सेक्टोरल फंड है, इससे बेटर है कि आप स्मॉल कैप फंड लें या फिर कोई एक वैल्यू स्टाइल फंड लें। तो एक ओवरऑल पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेहतर हो जाएगा। तो SBI का जो आपने 2 फंड्स ले रखे हैं, उसमें एक SBI टेक्नोलॉजी फंड है, और अगर अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो थोड़ा सा प्रेशर में भी है क्योंकि जियो पोलिटिकल क्राइसिस भी चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ से आप मूव करके SBI के ही कॉन्ट्रा फंड में जा सकते हैं, जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है और ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहेगा। एक दूसरा फंड जो है SBI का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां से भी आप मूव कर सकते हैं, और उससे बेटर रहेगा कि आप एक स्मॉल कैप फंड लें, क्योंकि आपके पास 20 साल का टाइम होराइजन है। और जैसा अभी चर्चा कर भी रहे थे, ये सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है और टाइमिंग का खेल भी रहता है, ये कभी कभी उतार चढ़ाव ज्यादा है। तो कोशिश करें पहले एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड बना लेते हैं। तो मिड कैप आपके पास है ही, स्मॉल कैप एक ले लिया आपने, और इसके साथ एक कॉन्ट्रा फंड ले लिया, और एक फ्लेक्सी कैप फंड की जगह आपने लार्ज कैप फंड ले लिया या फिर फोकस फंड ले लिया। तो ये एक ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, अक्रॉस AMCs हो जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो जाएगा। अगर हम मैथ्स देखें, जो आपका 5 करोड़ का लक्ष्य है, आप 41,000 की SIP कर रहे हैं, अगर 12% का हम CAGR लेके चलते हैं तो ये 4 करोड़ रुपए बन जाते हैं 20 वर्ष में। तो या तो आप 10,000 रुपए की SIP और इंक्रीज कर दें, तो 51,000 का शगुन जैसे कहते हैं वो कर दें, 41 की कर रहे हैं, 10,000 की और बढ़ा दें, तो आप 5 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। या फिर हर वर्ष आप स्टेप अप अप्रोच करें, 3 से 4% भी करेंगे तो भी आपका 5 करोड़ का लक्ष्य आराम से अचीव हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि 7 करोड़ का लक्ष्य हो, तो थोड़ा सा अपना SIP और बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में रणनीति रहेगी। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सही समय पे आपने स्टार्ट किया है, मेरे हिसाब से आप एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। ओके, तो सौरभ जी, आपके लिए डिटेल राय है विश्वजीत जी की तरफ से आपके पोर्टफोलियो पर। बस एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल करेंगे अपने शो में शामिल, बने रहिए हमारे साथ। और आइए अब शो में बात करते हैं एक दर्शक के सवाल की। तरुण शर्मा का सवाल हमारे पास आया है, उम्र 37 साल है इनकी। हेमंत जी, आप इनका पोर्टफोलियो जरूर देखिएगा। मौजूदा इन्होंने 85,000 का निवेश किया हुआ है SIP के जरिए। पोर्टफोलियो वैल्यू ऑलरेडी इनकी 42 लाख की बनी हुई है। 10 साल में बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 से 70 लाख रुपए चाहिए होंगे, और 15 से 20 साल में 1 से 1.5 करोड़ का टारगेट है इनका, जो लग रहा है कि ये इनके
ओके, 20 साल में फिर 8 से 10 करोड़ का रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इन्हें चाहिए और 1.5 करोड़ का टारगेट इन्हें किसी और लक्ष्य के लिए चाहिए। 15,000 की अतिरिक्त एसआईपी भी जो करनी है, जिसके लिए वो फंड आपसे जानना चाह रहे हैं। अभी जो इनके पास कुछ 9 फंड है, 8-9 फंड है, उसमें क्या आपको लग रहा है सर, आपके पास इनका पोर्टफोलियो भी है, कैसे फंड्स लग रहे हैं? स्मॉल कैप काफ़ी इन्होंने रखे हुए हैं, फ्लेक्सी कैप भी है, ब्लू चिप फंड भी रखा हुआ है, तो इन फंड्स के बेसिस पर क्या अपने टारगेट को हासिल कर पाएंगे? जिस वक्त शुरुआत करते हैं इनके टारगेट से, जैसा आपने कहा कि इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 85,000 की और 15,000 और कर सकते हैं, तो कुल मिला के 1 लाख की एसआईपी है। 3 गोल्स आपने ऑलरेडी डिफाइन किए, मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखते हैं कि कितना पैसा उनको जरूरत है इन्वेस्ट करने की, और तीनों में हमने 12% का रिटर्न मान के चले। तो जो पहला गोल है उसके लिए 30,000 करना है, दूसरे गोल के लिए 15,000 करना है, और तीसरा जो गोल है उसके लिए 1,08,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कुल मिला के 1,53,000 की इन्वेस्टमेंट करें, तब जाके इनका लक्ष्य पूरा होगा जो इन्होंने अपने टारगेट्स को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे एक शॉर्टफॉल है 53,000 का। डेफिनेटली इनको कोशिश करनी है कि किस तरीके से उस शॉर्टफॉल को पूरा करें, या तो एक साथ कर सकते हैं या फिर स्टेप अप करके कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन इनके पास है। अगर इनके पोर्टफोलियो को देखें तो 8 फंड्स हैं इनके पास, उसमें से 3 फंड जो है वो स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप फंड की जरूरत नहीं है। एक फंड रखें आप बंधन स्मॉल कैप, जहां पे 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो बाकी 3,500 जो 2 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा जो है आपके पास एक बहुत अच्छा काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है जिस फंड का मिड कैप स्पेस में, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी वो है, उसमें आप उसको ऐड कर दीजिए। इसके अलावा 2 फंड्स इनके पास और हैं, मेरा ये इमर्जिंग जो ब्लू चिप फंड है, और दूसरा जो फंड है इनके पास एक एसबीआई का ब्लू चिप। तो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में है और एक लार्ज कैप कैटेगरी में। तो मुझे लगता है दोनों को कंबाइन करके आप एक अच्छा क्वालिटी का लार्ज एंड मिड कैप रखें, जो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप हो सकता है, वो पैसा आप वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा इनके पास एक वैल्यू फंड है, आईसीआईसीआई वैल्यू फंड। मेरे हिसाब से अगर आपको वैल्यू या कॉन्ट्रा में देखना है तो इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा एक बेटर बेट हो सकती है। ये बात सही है कि दोनों कैटेगरी में से एक फंड आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो सकता है, तो वो आप रख लीजिए। और जो 15,000 उनको जो इन्वेस्ट करना है एडिशनल, वो पैसा अगर वो चाहें तो कोटक मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर दें, जो उनके पोर्टफोलियो में ये कैटेगरी जो है मिसिंग है। तो इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट कीजिए, और जैसे मैंने कहा कि इनको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, वो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके, या तो एक साथ बढ़ाएं या तो फिर स्टेप अप करके बढ़ाएं। ओके, तो ये तरुण जी के लिए सलाह रही उनके पोर्टफोलियो पर हेमंत जी की तरफ से। योगेश वर्मा जी, इनका भी सवाल हमारे पास आया है। विश्वजीत जी, आप ये पोर्टफोलियो देखिए, 32 साल की उम्र में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है, इनफैक्ट 35,000 के एसआईपी से निवेश की शुरुआत करनी है इन्हें अभी इस उम्र में। हर साल 10% के स्टेपअप को की भी योजना है इनकी। 30 साल तक निवेश का इनका आगे का टारगेट है, तो मान पा रहे हैं कि इनका रिटायरमेंट लक्ष्य है। कौन से फंड आपको इनके लिए अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि सिंस शुरुआत ही करनी है तो अच्छा है उन्होंने शुरुआत करने से पहले ही पूछ लिया है। बिल्कुल स्वाति जी, देखिए सबसे अच्छी बात यह है, ऐसे बहुत कम निवेशक मिलते हैं जो 30 वर्ष का टाइम होराइजन लेके चलते हैं और एसआईपी में निवेश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कितना अच्छा कॉर्पस बनता नजर आ रहा है। 35,000 की सिप अगर 30 वर्ष के लिए 12% का सीएजीआर लेके चले तो 12 करोड़ 35 लाख रुपए बन जाते हैं। वहीं क्योंकि योगेश जी ने बोला है कि वो 10% का स्टेप अप कर सकते हैं, तो स्वाति जी कितना बड़ा कॉर्पस है। करीब करीब 12% का सीजीआर लेके चले 30 वर्ष में, अगर 10% का स्टेप अप है तो ये 30 करोड़ 91 लाख, ऑलमोस्ट 31 करोड़ रुपया यहाँ बनता नजर आ रहा है। तो मैं सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जितना लंबा टाइम होराइजन होगा, उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको लाभ मिलेगा और उतना बड़ा कॉर्पस आप विजुलाइज कर सकते हैं। और जो फंड्स चुनाव करने हैं तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक लार्ज कैप फंड लेते हैं, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड लेते हैं, एक फ्लेक्सी कैप फंड लेते हैं, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप या फिर पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड या फिर कोटक का मिड कैप फंड ले सकते हैं। मैं दो चॉइसेस दे रहा हूँ ताकि काफी कुछ लोगों को कोई फंड में प्रेफरेंस होती है, किसी एएमसी को लेके प्रेफरेंस होती है, तो वो उसको चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा एक वैल्यू स्टाइल फंड ले सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू स्टाइल फंड। तो ऐसे 5 फंड में 7-7 हजार की एसआईपी वर्मा जी आप शुरुआत करें। हर साल अपना पोर्टफोलियो अवश्य रिव्यू करें, कोई बहुत फंड नहीं परफॉर्म कर रहा है तभी चेंज करें, अदरवाइज ये 5-6 फंड्स पर्याप्त होते हैं एक आइडियल पोर्टफोलियो के लिए। तो आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाए। एक स्मॉल कैप फंड शायद मैंने मिस कर दिया है, तो बंधन का स्मॉल कैप या फिर निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड भी आप ऐड कर लें। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक वैल्यू स्टाइल और एक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये 5 फंड
कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, इन्हीं के 5 फंड्स में आप चुनाव करें और एसआईपी कंटिन्यू करें, 30 वर्ष के लिए जरूर करें, ताकि आप देख पाए कि एक 30 करोड़ का लक्ष्य कैसे अचीव होता है। और बहुत सारे लोग अगर आप आसपास देखेंगे तो इतना बड़ा कॉर्पस जनरेट नहीं कर पाते। तो आप डिसिप्लिन वे में रहें, निवेश करते रहें, रोकिए ना, कब मार्केट के उतार चढ़ाव पे अपने एसआईपी को डिसकंटिन्यू ना करें, कंटिन्यू रखें। मेरे हिसाब से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा कॉर्पस बनता नजर आएगा। तो ये रही योगेश जी को अपने पूरे नए नवेले पोर्टफोलियो पर सलाह। धन्यवाद करेंगे विश्वजीत जी और हेमंत जी, आप दोनों का ही हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।